क्या चर्चा चल रही है तुम लोगों की? नहीं क्या? बहुत पढ़ता है जैसे ये लोग तो पढ़ते ही नहीं, जैसे पढ़ने से जा रहा है घपला करते हो आपको पता नहीं पूरा बताता पूरा बता रहे 12 बड़ा घंटे करने की बात है क्या बता रहे एक ही लाइन को नहीं होता भाई पेपर्स लिखवाते हैं, राइटिंग उसमें होता है ना। मेरे पैसे लिखा है मेरे पार्टी वाले से पर वो आजू बाजू वाला काम करना ही क्यों है? लिखने का या लिखवाने का। नहीं, बराबर है अमित, मेहनत करने से सब होता है दोस्त। चलो, कर ले कुछ काम। तुम लोग के पास बुक्स आ गई है, तो ऑफिशियली अब तुम्हारे पास नहीं पढ़ने का कोई बहाना नहीं है, एक्सेप्ट तेरे पास। तेरा क्या हुआ, डिसाइड हुआ? मेरा यही कहना है पापा बोल रहा है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर लाने के बाद रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट का आया कोई डेट्स? कुछ नहीं। हाँ, ऐसा सुना मैंने भी कि मई के फर्स्ट वीक में या 8-10 मई के आसपास मोस्टली आ जाएगा। एक बार ऑफिशियल बात है तो एक हफ्ते भाई तो आपका आई था सीबीएसई का भी ऐसा ही है अभी। इसका आगे नहीं, 10th का 12th का भी आ गया 12th का साइंस का आया हो तो पता नहीं, कॉमर्स का तो नहीं है। कॉमर्स के तो अपने स्टूडेंट्स हैं 100 ही लोग।
बट कह रहे थे कि सर अप्रैल एंड में या मई के स्टार्टिंग में आ जाए। सीबीएसई में कौन? मार्क्स और चाहिए उसको एड्रेस कर देते हैं। भाई 90-95 आए होते तो समझ में भी आता है। 70 से 100 का फासला कैसे तय करेगा? तुम्हें डालना देगा नहीं सर, मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है। वो कंप्यूटर में फेल हो गया था, पापा ने रीटेस्ट में डाल दिया, बीए के अंदर फेल हो गया आ गया। ऐसे ही फ्रेंड ढूंढ के रख तू। मिल जाते हैं। तुम मत डालना, ठीक है? ठीक है चलो, बकवास बंद करो, कुछ पढ़ लो अभी। ओके सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कुछ तो, प्रोक्योरमेंट वाला प्रोसेस ना पूरा। वो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले मटेरियल की ज़रूरत है, वो प्रोडक्शन को रियलाइज होगा, प्रोडक्शन वाला स्टोर्स को मतलब इन्वेंट्री को इन्फॉर्म करेगा, फिर परचेज वाला सप्लायर से खरीदेगा, स्टोर्स को वापस भेज देगा, स्टोर्स प्रोडक्शन वाले को दे देगा। याद आ रहा है? ठीक है। ठीक है, ये सारे सिस्टम्स पे हम आते हैं बाद में। पहले जो मेन पार्ट है चैप्टर का वो अभी कवर कर रहे हैं। दिस इज इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो अभी थोड़ा पहले समझते हैं इस कंसेप्ट को पूरा। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, जिसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर साइज। परचेज ऑर्डर साइज, ठीक है। ये ऑर्डर साइज का मतलब होता है क्वांटिटी पर ऑर्डर, मतलब एक बार में कितना मटेरियल अपन मंगवा रहे हैं। ओके, सो ऐसा सोचो कि मेरे को साल में 12,000 किलो मटेरियल चाहिए। अब एक बार में मैं 2,000 भी मंगवा सकता हूँ, तो मेरे को साल में 6 बार मंगवाना पड़ेगा। 12,000 चाहिए ना, एक बार में 2,000 मंगवाऊँ तो साल में 6 बार मंगवाना पड़ेगा। एक बार में अगर 1,000 मंगवाऊँ तो 12 बार मंगवाना पड़ेगा। एक बार में 6,000 मंगवा लूँ तो 2 ही बार मंगवाना पड़ेगा। तो मैं एक बार में कितना ऑर्डर करूँ वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि उससे मेरे कुछ खर्चे जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसा समझो कि वेरिएबल कॉस्ट with respect to materials purchased, मटेरियल की खरीदी से जुड़े हुए 3 प्रकार के वेरिएबल खर्चे होते हैं। एक होता है मटेरियल का परचेज कॉस्ट, दूसरा होता है मटेरियल का ऑर्डरिंग कॉस्ट,
और तीसरा होता है मटेरियल का कैरिंग, या तो जिसको होल्डिंग भी कहा जाता है, कॉस्ट। ठीक है, ये तीन प्रकार के खर्चे मटेरियल के परचेज से जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें जो ये परचेज कॉस्ट होता है ना, ये कैसे निकाला जाता है? तो भाई, जो आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय आप जो प्राइस पे परचेज कर रहे हो। आ रहा है समझ में? एक बार में कितना मंगवाया उससे कोई वास्ता नहीं है, साल भर में कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम 12,000 किलो खरीद रहे हो, 1,000 किलो की प्राइस $10 है, तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000 तुम्हारा परचेज कॉस्ट हो गया। समझा? सिंपल। तो ये परचेज कॉस्ट जो होता है, इट डिपेंड्स ऑन एनुअल परचेज क्वांटिटी एंड परचेज प्राइस। ठीक है, साल भर में कितना परचेज करना है और किस प्राइस पे कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अब बात आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? भाई, तुम एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब तुम ऑर्डर कर रहे हो उसका खर्चा। अब मटेरियल का ऑर्डरिंग में ऐसा क्या ऐप खोल के जेप्टो से मंगवा लिया, ऐसा नहीं होता है। समझा? ये मटेरियल का प्रोक्योरमेंट पूरा प्रक्रिया है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, और इन सबको बहुत सारा स्टेप्स लेना पड़ता है। मटेरियल जब चाहिए होगा तो बोला होगा मटेरियल रिक्विजिशन करके मंगवाया मटेरियल, तो उसका डॉक्यूमेंट बनाया होगा, फिर वो डॉक्यूमेंट स्टोर्स में गया होगा, उसके बेसिस पे आगे परचेज रिक्विजिशन बना होगा, जो परचेज वाले के पास जाएगा, फिर वो कोटेशंस मंगवाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर आएगा, इंस्पेक्शन होगा। सो पूरा काम है यार। काम हो रहा है तो स्वाभाविक है खर्चा भी हो रहा है। काम करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इंस्पेक्शन जैसे काम करने पड़ेंगे वो इन्वॉल्व है, तो स्वाभाविक है कि खर्चा भी होगा ही। जितना बार तुम ज्यादा ऑर्डर करोगे उतना बार तुमको ये खर्चा ज्यादा लगेगा। तुम पूरा साल में 2 ही बार ऑर्डर करोगे तो तुमको 2 ही बार ये सारे काम करने पड़ेंगे। पूरे साल में 6 बार ऑर्डर करोगे तो 6 बार ये काम करने पड़ेंगे। तो तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है कि तुम साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हो। और इसीलिए मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बराबर है? समझ आ रहा है? अच्छा, अब सोचो कि तुमको साल में कितना बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि तुम एक बार में कितना मंगवाते हो। मेरे को एक साल में सोचो 12,000 किलो मटेरियल चाहिए। ठीक है, मैं एक बार में 2,000 मंगवाऊं, कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? 6। और एक बार में 6,000 मंगवाऊं तो फर्क समझ आ रहा है तुमको? तुम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना प्लेस करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम एक बार में कितना मंगवा रहे हो। ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा मंगवाओगे एक बार में उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, तो उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लगेगी। समझे? यस। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिपेंड ऑन
ऑर्डर साइज बराबर है। अच्छा, रिलेशन कैसा है? हायर द ऑर्डर साइज, lesser will be the number of orders, and so lower will be the ordering cost per annum. ये समझ आया क्या? जितना ऑर्डर साइज बड़ा होएगा उतना नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम लगेंगे और उतना ही तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर का कम आएगा। सही है। अब आते हैं कैरिंग कॉस्ट पे, या होल्डिंग कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। अब ये जो होल्डिंग कॉस्ट है ना, इसका भी तुम एक बार में कितना मंगवाते हो उससे कनेक्शन होता है। जितना तुम ज्यादा मंगवाओगे उतना ये होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा लगता है। सर ये होल्डिंग कॉस्ट होता क्या है? होल्डिंग कॉस्ट मतलब तुम मटेरियल एक बार अपने पास मंगवा के ले आओ, उसके बाद उसको तुम्हारे पास गोदाम में भर के रखने के लिए तुमको कितना खर्चा लगेगा। जो नुकसान मटेरियल तुम्हारे साथ रखने से तुम्हारे को उठाना पड़ता है उसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने की कॉस्ट। ठीक है सर, उसमें क्या क्या आता है? तो स्टोरेज कॉस्ट तो आई गई, भाड़ा है वेयरहाउस का, या इलेक्ट्रिसिटी है, उधर काम करने वाले लोगों का पगार है, वो सब तो आ ही गया। इसके अलावा जो पैसा लगा होगा मटेरियल को भर भर के रखने के लिए, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल तुम्हारा फंस गया ना, तो उसका ब्याज भी तो गिनने का। सर ब्याज तो हमने अगर उधार पे लिया है तो लगेगा ना, खुद का पैसा है तो थोड़ा लगेगा। अरे खुद का पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। क्या लगेगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सैक्रिफाइस। मेरे पास अगर 20 लाख रुपए है, वो 20 लाख रुपए से मैं कुछ और ना करके बाजार में जाके मटेरियल लाके मैंने गोदाम भर के रख दिया, तो 20 लाख तो मेरा फंस गया ना। कहीं और लगाया होता तो कुछ तो मिलता उससे फायदा, वो फायदा छोड़ा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ आया? ठीक है। तो ऐसा सोचो कि तुम मटेरियल भर के रखते हो, उससे तुम्हारे को क्या क्या खर्चे लगते हैं। तो एक तो मटेरियल भर के रखा, उसमें स्टोरेज कॉस्ट वगैरह सब आ गई। दूसरा, ये मटेरियल भर के रखा, उसकी वजह से तुम्हारा पैसा ब्लॉक हुआ, उसका इंटरेस्ट आएगा। फिर मटेरियल भर के रखा है, पड़ा पड़ा मान लो बिगड़ गया, थोड़ा कुछ सड़ गया, उसमें से एक्सपायर हो गया, तो वो भी तुम्हारा लॉस हो गया। मटेरियल अगर पड़ा है और पड़े पड़े कुछ उसमें से बिगड़ गया, सड़ गया, खराब हो गया, तो वो भी तो नुकसान झेलोगे। उसको बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलीट हो जाना मतलब पुराना हो जाना, जिसकी वजह से उपयोगी नहीं रहती है कोई वस्तु। समय बीतने से किसी वस्तु का उपयोग तुम्हारे लिए कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको ऑब्सोलीट हो गया ऐसा कहते हैं। तो ऑब्सोलिसेंस भी तुम्हारे को झेलना पड़ेगा अगर तुम मटेरियल तुम्हारे पास, सॉरी, स्टॉक में भर के रखते हो तो। समझ आया? तो ये सारे नुकसान तुम्हारे होल्डिंग कॉस्ट कहे जाते। ठीक है, अब ये होल्डिंग कॉस्ट है ना, जनरली जो हम मंगवाते हैं उसके आधे पे लगता है, हाफ पे। क्यों ऐसा सर? क्योंकि फुल पे तो नहीं लगाओगे यार तुम, ये सोच के कि भाई जो मटेरियल आया है वो थोड़ा यूज भी तो होगा। ऐसा थोड़ा है कि गोदाम में ही भरा पड़ा रहेगा, भर के रखने के लिए थोड़े लाए हो।
प्रोडक्शन में यूज करने के लिए लाए हो, तो यूज भी तो हो रहा होगा। तो तुम अगर जो मंगवाया है, जैसे 1000 किलो मंगवाया, तुम पूरे के पूरे 1000 किलो पे होल्डिंग कॉस्ट गिन रहे हो साल भर की, तो वो तो गलत है यार, कि वो पूरा थोड़ा रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो उसमें से जाएगा ही। तो क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है, एक काम करो, पूरे पे मत लगाओ, आधे पे लगा दो, एवरेज पे। तो जो मंगवाओगे उसके हाफ पे लगता है। अजम्पशन है, क्योंकि एक्चुअल में तो कितना मटेरियल स्टॉक में पड़ा रहेगा और कितना यूज होएगा, वो डे टू डे बेसिस पे ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बड़े वेयर हाउसेस जहाँ बहुत सारे मटेरियल आते जाते होंगे वहां पे। ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए पूरा, कि हम डे टू डे ट्रैकिंग रखें। तो वो खाली एक ध्यान में रखने का कि ये पूरे के लिए नहीं कर सकते, और इसीलिए हाफ पे किया जाता है। अजम्पशन ले लिया कि जो मंगवा रहे हो उसके आधे पे लगाएंगे, फुल पे नहीं लगाएंगे होल्डिंग कॉस्ट। आया समझ? ठीक है। तो ऐसा सोचोगे तो ये भी डिपेंड करता है फिर ऑर्डर साइज पे। अच्छा, इसमें क्या होगा देखो, हायर द ऑर्डर साइज, greater will be the holding cost. हायर द ऑर्डर साइज, ग्रेटर विल बी द होल्डिंग कॉस्ट। क्यों ऐसा सर? क्योंकि ये किस पे लगता है, तुम जो कुछ भी मंगवा रहे हो, ऑर्डर साइज तुम्हारी जो कुछ भी है उसके आधे पे ये लगता है। सो ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारा मटेरियल की खरीदी से जुड़ा हुआ वेरिएबल कॉस्ट निकाला। समझ आया? लिख लिख लो ये। जी, विथ रिस्पेक्ट टू।
या ठीक। चलो अभी देखो, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, मतलब जो होल्डिंग कॉस्ट की बात की ना हमने, देखो चाहे आप कोई भी सा भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री तो आपको अपने पास रखनी ही पड़ेगी। बट होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट्स मनी एंड देयर इज अ प्रिंसिपल ट्रेड ऑफ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, समझा? सो इन्वेंट्री रख तो सकने रखते हो अपने पास, पर उसमें भी नुकसान तो होगा ही तुम्हारा, कुछ क्या पैसा जाएगा, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड स्टोरिंग इन्वेंट्री एंड द लेवल ऑफ सर्विस दैट द कंपनी विशेस टू प्रोवाइड, ठीक है? तो इसके बीच में ट्रेड ऑफ हो जाता है। मतलब क्या, कि अगर सोचो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार मेरा बिजनेस में कोई भी कस्टमर कभी मेरे दुकान से, मेरे बिजनेस प्लेस से खाली हाथ जाए ही ना, वो आए तब मेरे पास होना ही चाहिए रेडी। इसका मतलब मेरे को इन्वेंट्री भर भर के रखनी पड़ेगी, समझा? तो कॉस्ट बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं ये सोचूं कि ना यार, इतना इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट तो अपने को ना पोसाए, कम करो, तो फिर शायद कभी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर को अपन अच्छा सर्विस ना दे पाए, माल खत्म हो गया होगा तो मना करना पड़ेगा, समझा? तो एक ट्रेड ऑफ तो है ही, एक चाहिए तो दूसरा शायद गंवाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, और सो जैसा मैंने आपको कहा कि इन्वेंट्री आप अपने पास रखना चाहते हो तो उसमें क्या क्या खर्चा है, एक तो परचेस, एक होल्डिंग का, और एक ऑर्डरिंग का, बराबर? ये तीन खर्चे। बाकी स्टॉक आउट का खर्चा होता है, मगर वो भी जुड़ा हुआ है इसी से। रिकॉर्ड कीपिंग का खर्चा है, वो तो कुछ ऐसा नहीं, उसी में मेन आ जाता है, होल्डिंग में ही। सो होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आया देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई आपकी, क्योंकि आपका कैपिटल फंसा हुआ है। इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो माल रखा है उसका। डिटीरियोरेशन मतलब सड़ गया, खराब हो गया। ऑब्सोलिसेंस मतलब आउटडेटेड हो गया। फिर डैमेज हो गया, टूट फूट गया, कुछ पड़ा पड़ा, है ना? पिल्फरेज, पिल्फरेज मतलब छोटी मात्रा में चोरी, छोटी छोटी मात्रा में चोरी होना, एम्प्लॉय ले जाएगा, वर्कर आते जाते जेब में डालते जाएंगे, ठीक है? लुच्चे होते हैं ना। चलो फिर वेयर हाउस अपकीप, मतलब वेयर हाउस साफ सफाई रखना, मेंटेन रखना। फिर स्टोर्स लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सारे खर्चे आपके होल्डिंग कॉस्ट में आ गए। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो क्लेरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है उसमें। टोटल एडमिन खर्चा जो आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो वो बढ़ेगा इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड। क्या सिखाया था मैंने, जितना ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस करोगे उतना ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, ठीक है? हम्म। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाँ ट्रांसपोर्ट ज्यादा आएगा, हाँ। सो जितना ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस करोगे उतना वो बार बार मंगवाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उतनी हाई हो जाएगी। आया समझ? प्रिंस नींद में जाग रहा है ना? खोया खोया सा लग रहा है, वीकेंड इफेक्ट। चलो फिर स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट क्या होता है रे? ऐसा सिचुएशन कि जहाँ पे अपने को मटेरियल की जरूरत थी पर मटेरियल का स्टॉक खत्म हो गया था, उसको स्टॉक आउट कहते हैं, ठीक है? सो आइटम्स ऑफ रिक्वायर्ड इन्वेंट्री आर नॉट अवेलेबल, उसको स्टॉक आउट कहा जाता है।
अब उसमें क्या लॉस हो सकता है? लॉस ऑफ सेल्स होगा। खरीदार आया खरीदने के लिए, तुम्हारे पास मटेरियल है ही नहीं, तो वो खाली हाथ जा रहा है, देयर इज लॉस ऑफ सेल, है ना। तुम जाते हो पानी पूरी खाने के लिए, मगर वो बोलता है कि मसाला खत्म हो गया, है ना, आलू खत्म हो गए, तो दैट इज अ लॉस ऑफ सेल। फिर लॉन्ग टर्म डैमेज टू द बिजनेस थ्रू लॉस ऑफ गुडविल। अगर बार बार पानी पूरी खाने जाओ और वो ऐसा ही बोले कि खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया, तो बोले छोड़ यार, कहीं और खा लेंगे, इसके पास तो होती ही नहीं। समझा? गुडविल लॉस हो गया। फिर प्रोडक्शन स्टॉपेजेस कॉस्ट बाय शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। फैक्ट्री में सोचो कि वर्कर लोग काम कर रहे हैं, मगर वो काम कर रहे थे और सडनली मटेरियल खत्म हो गया, तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, बराबर। एन एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉस्ट बाय द नीड फॉर इमरजेंसी ऑर्डर। मटेरियल खत्म हो गया तो भाग भाग के दौड़ दौड़ के जिधर से भी मिले लाओ फटाफट। अब वो फटाफट का काम होता है ना बेटा, वो हमेशा महंगा होता है। हमेशा जब भी कोई चीज अर्जेंसी में करवानी हो ना, इट इज एक्सपेंसिव। पैसा बचाने का है तो टाइम खर्चना पड़ता है, समझे। सुकून में काम हमेशा सस्ता होता है, जल्दी जल्दी करोगे तो महंगा ही पड़ेगा। मैंने ये प्रीमाइसिस रेडी करवाया था, तो 20 days के अंदर रेडी करवाया, और जितना लगना चाहिए था उससे इजीली 20-25% मैंने ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि सर, मेरे को अपने सारे दूसरे साइट्स का काम बंद करके आपका काम पहले भगाना पड़ेगा, लोगों को एक्स्ट्रा बैठाना पड़ेगा, रात को काम करवाना पड़ेगा, तो खर्चा तो ज्यादा लगेगा। सो जब भी ऐसा ही होता है, अर्जेंसी में काम करवाते हो तो महंगा ही पड़ता है, समझे। फिर आता है इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। सो आप जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो इन्वेंट्री से जुड़े हुए, उसका खर्चा भी आपका लगता है, ठीक है। अब देखो होल्डिंग इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं पहले। तीन ही मेन है, मतलब होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का तो मैंने क्या सिखाया तुमको, नंबर ऑफ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। बट होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, ठीक है। तो अब वो दोनों को ही मेन समझाएंगे अपने को, देखो। सो होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो इसमें दो प्रकार का आता है, एक फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट होता है, दूसरा वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट होता है। फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? ये जैसे स्टोरेज स्पेस का रेंट हो गया, इंश्योरेंस का कॉस्ट हो गया, तो वो फिक्स्ड है यार, तो फर्क नहीं पड़ता है तुम कितना मंगवाओ ना एक बार में, जो रेंट तो तुमको भरने का ही है, उसका फर्क नहीं गिरेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस कैन बी अ स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। याद आ रहा है क्या? स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, क्यों सेम रहेगा? क्योंकि सोचो इतना वेयर हाउस मैंने भाड़े पे ले लिया, तो इतने तक तो मैं जितना भी माल भरूं भाड़ा सेम है। बट अगर मेरे को और ज्यादा माल भरना है तो बाजू वाला भी लेना पड़ेगा, तो भाड़ा बढ़ा। हाँ, तो वापस उस लेवल तक वो सेम रहेगा, फिर वापस जंप करेगा, ठीक है। तो अपन ने सीखा था ना, वो ऐसा सीढ़ी जैसा आकार बनने लगता है कॉस्ट का, बराबर है। चलो, फिर वेरिएबल होल्डिंग खर्चे की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप इन द इन्वेंट्री। सो जितना पैसा तुम्हारा फंसा हुआ है उसके ऊपर का ब्याज गिनो, तो तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। जितना ज्यादा अब तुम भर के रख रहे हो उतना तुम्हारा ज्यादा पैसा फंसता जा रहा है, उतना ही तुम्हारा ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, तो वो वेरिएबल है, ठीक है। सो होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी पर यूनिट का होल्डिंग कॉस्ट होगा, जिसको अब से अपन सी एच बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, सी एच, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने का एवरेज इन्वेंट्री से, दैट इज Q/2। मैंने क्या बोला था तुमको, पूरे पे नहीं लगता है वो, हाफ पे लगता है। हाँ, ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं, वी डोंट नो। हाँ,
सो जितना भी हो हम अजम्पशन पे चल रहे हैं कि आधा है और आधा गया। ठीक है। सो लिखा भी है देखो, एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी जो अपन एक बार में मंगवा रहे हैं उसका हाफ। आ रहा है समझ में? फिर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन्वेंट्री। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, जिसको सी ओ बोलेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वो सी एच, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज सी ओ, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा मिलेगा? डी अपॉन क्यू। डी का मतलब क्या होता है? आपको एनुअल डिमांड कितना करना है, मतलब साल में कितना मटेरियल चाहिए। जैसे नहीं, वो आपको एग्जांपल दे रहा था मैं कि साल में 12,000 किलो चाहिए, और एक बार में मान लो 2,000 मंगवा रहे हो, तो कितने ऑर्डर्स हुए? 6। तो 12,000 जो था ना, दैट इज एनुअल डिमांड, और एक बार में कितना मंगवा रहे हो जैसे 2,000, तो इट इज ऑर्डर क्वांटिटी। ओके। अब अगर मैं टोटल एनुअल कॉस्ट की बात करूं, तो इट इज द टोटल ऑफ परचेजिंग कॉस्ट पी मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड डी प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट। तो टोटल एनुअल खर्चा मतलब तीन खर्चे, देखो मैंने बोला था ना, परचेज से जुड़ा हुआ खर्चा, ऑर्डरिंग से जुड़ा हुआ खर्चा, होल्डिंग से जुड़ा हुआ खर्चा। ठीक है। परचेज तो कैसे ढूंढ लिया? पी इंटू डी, मतलब जो क्वांटिटी परचेज की जा रही है, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड। फिर सीओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू डी अपॉन क्यू। यहाँ पे भी जो आपने लिखा था वही था, समझ आ रहा है ना? नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी? नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग बफर इन्वेंट्री। बफर का मतलब बैकअप। आपका मेन इन्वेंट्री अगर स्टॉक खत्म हो जाए, तो आप कुछ बैकअप रखते हो, है ना, कि भाई ये खत्म हो जाए तो चलो कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो उसको बफर इन्वेंट्री कहते हैं। और वो बफर इन्वेंट्री होती है ना, उसमें क्या बोलते हैं, खर्चा लगता है, होल्डिंग कॉस्ट लगती है। ठीक है। तो आप रखो बफर इन्वेंट्री, उससे फायदा क्या होगा कि यार अगर मटेरियल का मेन इन्वेंट्री खत्म हो गया हमारा, तो हम ये यूज कर सकते हैं, काम चल जाएगा, अटकेगा नहीं। बट उसके सामने नुकसान क्या है कि आपको, हाँ, होल्डिंग कॉस्ट आपको लेके रखनी पड़ेगी, बेयर करके रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बफर स्टॉक होता है। ठीक है, ये पढ़ लो एक बार बफर वाला।
या आया समझ में? कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, ये भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले ही कि नहीं, आज नहीं, एक्चुअली लास्ट लेक्चर में क्या था, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखने से क्या फायदा क्या नुकसान, बहुत कम इन्वेंट्री होने से क्या फायदा क्या नुकसान, बात हुई ना आपकी? कब हुई? आज? आज तो नहीं करी, लास्ट लेक्चर में किया। ठीक है, बता देते हैं। लो इन्वेंट्री लेवल्स, अगर आप बहुत कम स्टॉक अपने पास रख रहे हो तो क्या नुकसान हो सकता है? तो हाँ, प्रोडक्शन एक तो स्टॉप हो सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ सेल, मतलब ग्राहक आ रहा है वापस जा रहा है खाली हाथ, ठीक है। इसके अलावा वर्कर्स फ्री बैठे रहेंगे प्रोडक्शन रुक जाने की वजह से, वो लॉस ऑफ गुडविल वाली बात, ठीक है। ऑर्डर्स टाइमली बेसिस पे फुलफिल नहीं होंगे, तो वो सब आ गया इसमें। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई इन्वेंट्री लेवल्स, अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास भर के रख ली तो पैसा फंस गया, स्टोरेज कॉस्ट हाई, मतलब होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और हाँ, वो ब्याज आपका चढ़ रहा है उसमें, ठीक है। उधार का पैसा है तो एक्चुअल इंटरेस्ट, और खुद का पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों तरफ से नुकसान तो झेलोगे ही। पढ़ लो फटाफट, पढ़ते जाओ ताकि खत्म हो जाए, उसमें एग्जाम किट में जाएंगे ना तब क्वेश्चन आएंगे थियरी वाले भी, इसलिए पढ़ते जाओ।
देख देख के तो- ये थियरी पढ़ ली पहले, ये बताओ समझ में आया? फिर आया बेचारा, कहाँ गुस्सा हो रहा है? घुस गए। अच्छा घुस गए, मेरे को लगा ऐसे बोला गुस्सा हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन। कंपनी यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 6,000 यूनिट्स पर ईयर। ये क्या हो गया आपका? डी हो गया, साल भर में इतना चाहिए। which are bought in at a cost of $1.2 each from the supplier। ये प्राइस हो गई। सो परचेस कॉस्ट निकालने के लिए पी डी करते हैं ना, तो ये पी है तुम्हारा, समझे? फिर द कंपनी ऑर्डर्स 1,000 यूनिट्स ईच टाइम, ये क्यू है। एंड द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इज 500। वो तो नहीं भी बोलते तो क्यू बाई टू करो तो मिल जाता है, समझा? इट कॉस्ट $20 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड। चाहे कितना भी मंगवाओ, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा $20 होता है। द टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है समझना, जब भी तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट होता है वो परसेंटेज में दिया हो, तो याद रखने का परसेंटेज हमेशा किस पे लगता है? जो परचेज प्राइस होती है ना, उस पे। अगर मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूँ कि होल्डिंग कॉस्ट 20% है, तो ये 20% किसका? तुम खरीद के जो भाव में लाए ना, उसका 20%। सो पॉइंट इज कि मान लो भाई यहाँ पे $1.2 है अपना परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस, उसका 20% करो। आया समझ? तो मैं ये कहने का ट्राई कर रहा हूँ, 20% लिखा है उसका मतलब ये है कि भाई 1.2 में तो तुम खरीद के लाए और उसको गोदाम में भर के रख रहे हो, तो उसमें 0.24 का तुम्हारा खर्चा और बढ़ रहा है, समझा? जो परचेज प्राइस है तुम्हारी, उस पे तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट का परसेंटेज अप्लाई होता है। फंडा आया समझ में सबको? क्लियर है ना ये? भाई मैं नाम भूल जाता हूँ दोस्त तेरा। अक्ष। अक्ष तू कौन से स्कूल में था? अच्छा तू एचपीके में था। Okay. अच्छा तब तुम लोग एचपीके की बात कर रहे थे। तूने बोला था मेरे को एचबीके का पहले। ठीक है, चलो। सो अब आपको पूछा क्या है, देखो एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, दो चीजें पूछी हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? तुम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय सीओ। सीओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, याद आ रहा है? इधर गया। हाँ ये रहा, सीओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? डी अपॉन क्यू। सीओ कितना है अभी? 20। डी कितना है? 6,000। क्यू कितना है? 1,000। तो 6,000 अपॉन 1,000 इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 120। ठीक है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? होल्डिंग कॉस्ट इज सी एच इंटू क्यू डिवाइड बाई 2। क्यू कितना है?
Q 1000. 1000 divided by 2 is 500 multiplied by CH. CH कितना है 20%. 20% of what 1.2, so 0.24. 0.24 multiplied by 500, वो भी 120 आ रहा है. समझ आया सबको? कोई प्रॉब्लम? अब करो. हुआ कुछ? नहीं आऊ मैं?
तुम दोनों एमए कब देने वाले हो? तेरा एग्जामिशन, तू एग्जामिशन क्लेम नहीं कर रहा? एफए दिया था? अच्छा, क्यों? तू, तेरा 5 पेपर एग्जामिशन है, कौन सा आएगा? 5 पेपर एग्जामिशन। करें? यस। यस। चलो, देखो क्वेश्चन पढ़िए। एक इसमें जो आपके लिए काम की जानकारी है वो ये है कि जो बेचा जा रहा है ये कंपोनेंट, इट इज सोल्ड इन द बॉक्स ऑफ 10 कंपोनेंट्स। सो एक बॉक्स में 10 कंपोनेंट्स डालेंगे और बॉक्स बेचेंगे सीधे। छोटा छोटा कंपोनेंट नहीं बिकेगा, पूरा 10 का बॉक्स ही बिकेगा। समझे? अच्छा, चलो अब आप क्या ध्यान में रखोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी है $32 पर ऑर्डर। सो ये आपका CO हो गया। परचेज प्राइस $20 पर बॉक्स, ये आपका P हो गया। फिर होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस, मतलब $2 हो गया। ये आपका CH है। मंथली डिमांड 1500 कंपोनेंट्स है। 1500 कंपोनेंट्स को आप सोचो 150 बॉक्सेस। ठीक है, और ये मंथली है, इसीलिए इंटू 12। सो 1800 आया। ये आपका डी हो गया। पता चला? अब आगे क्या बोला है कि 240 बॉक्सेस आप एक बार में अभी मंगवा रहे हो। 240 बॉक्सेस आपका क्यू है। ठीक है, और अब होल्डिंग कॉस्ट आपको चाहिए। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे आता है? CH इंटू Q/2। CH इज हाउ मच? $2। Q is how much? 240। सो ये तो 240 आ जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट CO इंटू D/Q। CO कितना था? 32 था ना? और D हमने निकाला 1800। Q था 240। समझ आया? वो सेम हमेशा आए ये जरूरी नहीं है। हम्म, लिख लो।
बराबर है। ठीक है, अब ये लेवल पे बाद में आते हैं। पहले ये ईओ क्यू उसी से जुड़ा हुआ है जो हम कर रहे थे उसी से, तो ये समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको दो खर्चे समझाए थे जो ऑर्डर साइज से कनेक्टेड है। कौन से दो? एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं ऑर्डर साइज से। और अपन ध्यान से समझे ना, तो ये दोनों खर्चे एक्चुअली ऑर्डर साइज से इनवर्स रिलेशन रखते हैं। एज इन ऑर्डर साइज के बदलने से अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। कैसे? अगर आप ऑर्डर साइज बढ़ाते जाओ, मतलब एक बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करो। अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे जिसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है ऐसी, आपका आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ये देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन देखो ना तो समझ आएगा कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे जैसे आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आप ज्यादा, ज्यादा क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, जो क्वांटिटी हर बार मंगवा रहे हो उसको ऑर्डर साइज कहते हैं ना अपन। दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। दिस इज ऑर्डर साइज। ठीक है, ऑर्डर साइज जैसे तुम बड़ा रखोगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होता जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होता जाएगा तो तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होती जाएगी। दूसरी तरफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुम्हारे भले घट रहे हो ऑर्डर साइज बढ़ने से, पर तुम्हारा क्यू बाई टू बढ़ता जा रहा होगा। क्यू बाई टू बढ़ेगा, क्यू बड़ा होता जा रहा है तो क्यू बाई टू भी बड़ा होता जाएगा। एक बार में 1000 मंगवाओगे तो हाफ 500 है। एक बार में 2000 मंगवाओगे तो हाफ 1000 है। एक बार में 6000 मंगवाओगे तो हाफ 3000 है। तो जैसे तुम्हारा ऑर्डर साइज बढ़ रहा है वैसे तुम्हारा क्यू बाई टू भी बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रही है। और इसका मतलब तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो होल्डिंग कॉस्ट की लाइन देखो ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा बड़े ऑर्डर प्लेस करोगे वैसे तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो घटेगा, पर तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को ही घटाने का कोशिश करेगा ना तो वो फंसेगा। सोचो, अगर मैं ऐसा डिसाइड करूं कि यार मेरे को वो ऑर्डर साइज चुनना है जहां पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लोवेस्ट हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट लोवेस्ट पे आना है तो यहाँ कहीं पहुंचना पड़ेगा। बट यहाँ कहीं पहुंचने का मतलब है कि आप होल्डिंग कॉस्ट बहुत हाई इनकर कर रहे हो। नंबर लेके समझते हैं, साल में 12,000 किलो चाहिए। ठीक है, मेरे को चाहिए कि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम आए, एक साथ में पूरा मंगवा लो। तो होल्डिंग कॉस्ट तुम्हारा रॉकेट हाई, 6,000 पे लग रही है होल्डिंग कॉस्ट। समझ आ रही है बात? समझे? अब मैं ऐसा सोचूं कि ना ना बॉस, दिस इज टू हाई कैरिंग कॉस्ट, मेरे को कैरिंग कॉस्ट लोवेस्ट रखना है। कैरिंग कॉस्ट लोवेस्ट रखना है तो कहीं यहाँ आना पड़ेगा। अब कैरिंग कॉस्ट अगर आप लोवेस्ट रखोगे मतलब आपको छोटे 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 कितने सारे ऑर्डर देने पड़े, और ऑर्डर्स बढ़ गए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम्हारी बहुत हाई होगी। सो किसी एक को ही घटाने जाओगे ना तो फंसोगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि एक एक मत घटाओ, दोनों का टोटल मिनिमाइज करो। वो ऑर्डर साइज ढूंढो जहां पे तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट इज लोवेस्ट। दोनों लोवेस्ट नहीं, दोनों का टोटल लोवेस्ट। क्योंकि कोई एक मिनिमाइज करने जाओगे तो दूसरा इतना बढ़ जाएगा कि टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो एक एक घटाने की जगह ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे दोनों का टोटल मिनिमम। समझा? और वो ऑर्डर साइज जहां पे दोनों का टोटल मिनिमम आए,
उस ऑर्डर साइज को कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो ऑर्डर क्वांटिटी जहां पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट का टोटल इज मिनिमम। समझे? इकोनॉमिक शब्द का अर्थ ही होता है किफायती, कम खर्चीला। समझे? सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो ऑर्डर क्वांटिटी जो कम खर्चीला है, जहां खर्चा कम है। समझ आया? अच्छा, अब वो तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट जहां पे इक्वल होंगे ना, वहीं आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। देखो ये लाइन जो है ना, वो टोटल कॉस्ट की लाइन है। समझे? तो अब ये टोटल कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ आएगा? जहां ये दोनों इक्वल है। बराबर? और वहां पे जो क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। पढ़ना आया समझ में? यस। अच्छा, अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ग्राफ बनाओगे तो ऐसे निकलते ग्राफ पे, तो बट मैथमेटिकली निकालना हो तो ये फॉर्मूला से निकालते। √2 CO D अपॉन CH। CO क्या था? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। ठीक है। CH क्या था? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट। D क्या है? एनुअल डिमांड। बराबर है? तो इस फॉर्मूला से आपका ये हुआ। समझे? अब वैसे तो फॉर्मूला तुमको दे दिया गया और तुम्हारे को स्ट्रेस लेने का नहीं। ACCA का अच्छा बात क्या है, फॉर्मूला दे देते तो रट के जाना जरूरी नहीं, पर वापरना आना चाहिए, फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। ठीक है? अब यूज करना तो आएगा अगर वो फॉर्मूला की बनावट समझोगे, ये कैसे आया, क्यों आया, √2 CO D/CH क्यों बना, वो समझ आएगा तो इसमें से कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछे यू कैन आंसर इट। ठीक है? तो अब तुमको उसका डिराइवेशन सीखा, ये कैसे बना फॉर्मूला। ओके? देखो लिखा भी है ना, द फॉर्मूला फॉर EOQ इज प्रोवाइडेड इन योर एग्जाम। बराबर? अपने को पता है कि एट EOQ एनुअल ordering cost is equals to annual holding cost। करेक्ट है? अब ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? D/Q इंटू CO। याद आ रहा है? करेक्ट है? और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? Q/2 इंटू CH। ठीक है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, Q चला जाएगा राइट साइड ये वाला, और ये 2 चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये बनेगा 2D/CO इक्वल्स टू Q² इंटू CH। बराबर है? और Q² is 2D/CO
अपॉन सी एच, ठीक है, और Q इज इक्वल्स टू 2DCO अपॉन सी एच। बन गया फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख के रख लो। अब ये EOQ है ना, वो कुछ अजम्पशंस पे बना हुआ है। पहला, डिमांड एंड लीड टाइम आर कांस्टेंट एंड नोन। लीड टाइम क्या होता है? अपन ऑर्डर प्लेस करें और मटेरियल अपने को मिले, उसके बीच में जो टाइम गैप होता है ना, उसको लीड टाइम कहते हैं। सो आज ऑर्डर दिया और ऑर्डर आया 15 दिन बाद, तो लीड टाइम 15 डेज का है, ऐसा बोल रहे, समझे? फिर दूसरा बोल रहा है परचेज प्राइसेस कांस्टेंट, तो प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। तुम एक बार में 500 मंगवाओ, 1000 मंगवाओ, 2000 मंगवाओ, सेम रहना चाहिए प्राइस, ठीक है। तीसरा, बफर इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। बफर इन्वेंट्री याद है ना, वो बैकअप, ठीक है, वो नहीं रखना है। तो ये अजम्पशंस के आधार पे ईओक्यू बना हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन देखते हैं। कोई कंपनी है, इट यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट 500 यूनिट्स पर मंथ। खरीदी भाव क्या है? 1.2। $20 टू प्लेस एन ऑर्डर, 20% वो CH, ठीक है। अभी तुमको फॉर्मूला लगाने का है, तो EOQ √2DCO अपॉन CH, वैल्यूज रखने का। डी कितना है? 500 तो पर मंथ है, 6000। फिर CO $20, CH 1.2 का 20%। सॉल्व करो।
ठीक है। अच्छा, फिर उसको टोटल एनुअल कॉस्ट भी चाहिए। टोटल एनुअल कॉस्ट, इसमें तीन चीजें होती है। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट इज P into D. Ordering cost is D upon Q into CO. Holding cost is Q upon 2 into CH. तो P into D करो भाई। P कितना है 1.2, D कितना है 6000। 7,000। फिर D अपॉन Q into CO। D कितना है 6000, Q कितना है 500। 12 इंटू CO कितना है 2.24। 500 इंटू 12 मतलब 6000। 6000 और Q कितना आया था, 1000 था। हाँ सॉरी, सॉरी सॉरी। तो 6 इंटू 0.24 ना, नहीं CO, सॉरी 20। हाँ सो 6 इंटू 20, 120। और CH, ये EOQ है ना, इसलिए सेम ही होता है। हाँ, सो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम ही होएगा इधर। जितना एक है उतना ही वैल्यू दूसरे का भी। पता चल रहा है। चलो एक ट्राई कर लो, फिर खत्म करते हैं। हाँ हाँ जानो।
वाह, बॉक्स वाला आता है उसमें तुम गड़बड़ी कर देते हो। अरे उसका तो ऑफर वगैरह वाली वो assumptions तो इनमें काम के नहीं आ रहे सब लिमिटेशन। देखो, the company is planning to purchase 90,800 units of particular item in the year ahead. The item is purchased in boxes, each containing 10 units of the item. So 9080 boxes हो गया। At a price $200 per box. Safety inventory 250 boxes का kept. The cost of holding an item in inventory for a year, including insurance, interest and space costs, is 15% of the purchase price. So ये आपका CH हो गया। The cost of placing and receiving order is to be estimated from cost data collected relating to similar orders, where cost $5,910 were incurred on $30. So इसको 30 से divide करो, 5910 divided by 30, 197 बोला, that is CO. It should be assumed that ordering costs change in proportion to the number of orders placed. 2% should be added to the above ordering cost to allow for inflation. ठीक है, सो इसमें 2% ऐड करो। 20 2% should be added to the above ordering cost to allow for inflation. Assume that usage of the item will be even over the year. ठीक है, the order quantity which minimizes the total cost of boxes. नाइन जीरो एट जीरो को अगर डी मान लिया जाए, 200 का 15% CH होगा, so 30। देखो, अगर फॉर्मूला से ही जाएंगे तो 2DCO 29080CO, ये 201 आ रहा है एग्जैक्ट। Yes. Exact नहीं है सर 200.9 और 9080 200.94 आ रहा है। ठीक है, अब राउंड ऑफ करेंगे या नहीं अपने को पता नहीं है, एक बार अभी ऐसे ट्राई कर रहे हैं। CH left 21 है, लाखों में थोड़ा आएगा। रूट नहीं कर किया तो फिर कोई
38 इतने तो बॉक्सेस ही नहीं है साल भर के। एक मिनट। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स इज टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम कॉस्ट डेटा कलेक्टेड रिलेटेड टू सिमिलर ऑर्डर्स where cost of 5910 were incurred on 30 orders. फाइव नाइन वन जीरो 30 ऑर्डर्स का कॉस्ट है। क्या दिया है भाई? हाँ, यही आंसर। इसमें से पीछे ही आंसर कौन सा? 349। अपना भी तो उसके आसपास तो आ रहा है खाली। 348 पॉइंट है। नहीं, आप तो कुछ 34,000 कुछ बोले ना। 348 हाँ, मैं सोचू इतना तो बॉक्सेस ही नहीं है, मेरे को लगा। 348 हाँ, तो अभी आधा पौना बॉक्स तो नहीं मंगवा सकता है कोई, तो मंगवाएगा तो 349 बॉक्स ही मंगवाएगा। हाँ? ठीक है, आज इधर रुकते हैं। ईओक्यू विद डिस्काउंट्स और एक टॉपिक वहां पीछे मैंने छुड़वाया था, वो याद करवाना, भूलना जाए। रीऑर्डर लेवल वाला एक। ठीक है, चलो।